हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज अपन इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू करने वाले हैं और वो है आपका सप्लाई। ये जस्ट अपोजिट है डिमांड का। जो डिमांड का चैप्टर अपन ने पढ़ा था और जो अपन इलास्टिसिटी और डिमांड पढ़ा था, ये जस्ट उसका अपोजिट है। तो आपको समझना बड़ा आसान रहेगा, लेकिन मेरा सजेशन है कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप डिमांड का चैप्टर, मेरा लेक्चर जरूर से एक बार पढ़ लीजिएगा। तो चलिए एंटर करते हैं सप्लाई में। सबसे पहले हम इस चैप्टर का रोड मैप जो है वो पढ़ेंगे, समझेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पॉइंट जो है कवर करने हैं, और देन हम इसके नोट्स में एंटर होंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आएगा सप्लाई का मीनिंग, कि क्या क्या कंटेंट होते हैं सप्लाई के अंदर। अच्छा, सबसे पहले मैं सप्लाई में आपको बता दूं, आप अपने आप को एक प्रोड्यूसर समझिए, सही है, एक दुकानदार समझिए या एक प्रोड्यूसर समझिए जो कि प्रोडक्शन कर रहा है। प्रोड्यूसर क्या चाहता है? प्रोड्यूसर चाहता है मैक्सिमम प्रॉफिट, बस। तो आपको प्रॉफिट के हिसाब से जो है वो सोचना है कि आने वाली कौन सी डेट पर आप कितनी क्वांटिटी किस प्राइस पे मार्केट में बेचने के लिए तैयार हैं, वही आपकी सप्लाई है। सही है। डेफिनेशन अपन देख लेंगे। सर, सप्लाई कितने टाइप की होती है? दो टाइप की, एक इंडिविजुअल, एक मार्केट। एक फर्म ए अगर सप्लाई कर रही है, उसकी बात हो रही है, तो फिर वो इंडिविजुअल सप्लाई कहलाएगी। और मार्केट यानी पूरे फर्म, सारी की सारी ए बी सी जितनी भी फर्म है, वो सब मिलकर कितनी सप्लाई करना चाहते हैं, वो मार्केट सप्लाई है। फिर सर, डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई कौन तय करते हैं, कैसे तय होती है सप्लाई को, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं। तो उसमें भी इंडिविजुअल सप्लाई को कौन इफेक्ट करते हैं और मार्केट को कौन करते हैं। इंडिविजुअल को जो करते हैं वो इंडिविजुअल प्लस मार्केट में आ जाते हैं, तो मार्केट का बन जाता है। यानी इंडिविजुअल के तो उसमें होते ही हैं, साथ में मार्केट के एक्स्ट्रा और जुड़ देंगे, तो ये आपका मार्केट सप्लाई के डिटरमिनेंट्स भी आ जाएंगे। इनके काफी सारे पॉइंट है, थ्योरी है, वो सब नोट्स में अपन डिस्कस करेंगे। सप्लाई फंक्शन वो भी दो टाइप का होता है, वही इंडिविजुअल और मार्केट। सप्लाई फंक्शन क्या है कि सप्लाई फंक्शन में आप ये देखेंगे कि जो सप्लाई है उसके डिटरमिनेंट्स को एक फंक्शन को एक फॉर्मूले में अपन जो है वो कैसे पुट करेंगे, जैसे डिमांड फंक्शन था उसी टाइप से अपन देखेंगे। सप्लाई का शेड्यूल, जो टेबुलर आपका जो डेटा होता है कि कितनी प्राइस पर कितनी क्वांटिटी है, उसका भी इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल जो है वो आप यहाँ डिस्कस करेंगे। टेबुलर फॉर्म यहाँ आ जाएगी। सप्लाई कर्व, अब जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है इसी शेड्यूल की, वो हम यहां पढ़ेंगे कि इस शेड्यूल को अपन ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट करेंगे, उसमें भी इंडिविजुअल सप्लाई को कैसे करेंगे और मार्केट सप्लाई को कैसे करेंगे, दोनों का कर्व जो है वो ग्राफिकली अपन देखेंगे। देन लॉ ऑफ सप्लाई आपका आ जाएगा। लॉ ऑफ सप्लाई में क्या कि सर, अगर प्राइस बढ़ती है तो आपकी सप्लाई भी बढ़ती है, और अगर आपकी प्राइस कम होती है तो आपकी सप्लाई भी कम होती है। सीधी सी बात है। ऐसा क्यों होता है? देखो, जब प्राइस बढ़ेगी तो आपका सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा, तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो आपका उस बिजनेस में इंटरेस्ट हो जाएगा, तो आप उसकी सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ा देंगे। यही उल्टा हो, किसी चीज की प्राइसेस कम हो जाए तो डेफिनेटली उसका असर आपके प्रॉफिट पे पड़ेगा, आपका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। जब आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा तो आपका उस बिजनेस में इंटरेस्ट कम हो जाएगा, तो ऑब्वियस है आप उसकी सप्लाई भी क्या करेंगे, कम करेंगे। तो ये लॉ ऑफ सप्लाई है। इसमें भी जैसे डिमांड में कुछ अजम्पशन होते थे, ऐसे सप्लाई में भी कुछ अजम्पशन है कि अदर चीजों के प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए, लोगों का टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए, वो सारे के सारे अजम्पशन आपके यहाँ भी आ जाएंगे। देन आपका सप्लाई का कर्व भी आएगा कि सप्लाई का कर्व इस तरीके से बनता है, आपका पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है ये एसएस कर्व, है ना, कि जैसे प्राइसेस बढ़ेंगी आपकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, ये अपन देख रहे हैं, तो इसके बारे में डिटेल डिस्कशन होगा। रीजन ऑफ लॉ, सर ऐसा लॉ क्यों बना, पॉजिटिव रिलेशनशिप का क्या रीजन है? तो उसके जितने भी रीजन है वो सारे आपके यहाँ आ जाएंगे, काफी सारे रीजन आप पढ़ेंगे। कुछ एक चीजें ऐसी होती है जो एक्सेप्शन होती है, जिनमें लॉ सप्लाई जो है वो एप्लीकेबल ही नहीं होता। जैसे खूब प्राइसेस बढ़ रही हैं, मान लो प्याज की, ओनियन की खूब प्राइसेस बढ़ रही हैं, लेकिन आप तुरंत उगाकर तो नहीं बेच सकते ना। आपके पास जितना गोडाउन में आप ज्यादा से ज्यादा उतना सप्लाई कर सकते हो। अब और डिमांड आ गई मार्केट से, तो आप कहां से सप्लाई कर दोगे? ऑब्वियस एक्सेप्शन है कि एग्रीकल्चर गुड्स में या पेरिशेबल गुड्स में आप सप्लाई एक हद तक ही कर सकते हैं। देन है मूवमेंट अलोंग द कर्व, कि सर कर्व पे कैसे मूवमेंट होता है, उसमें भी आप देखेंगे कि हाँ भाई, जैसे ये आपका सप्लाई कर्व है, इसमें ये अपवर्ड मूवमेंट भी हो सकता है, आपका डाउनवर्ड मूवमेंट भी हो सकता है। ये किसके कारण होता है? प्राइस के कारण। प्राइस बढ़कर P1 हो जाए या कम होकर P2 हो जाए, इसके जो चेंजेस हैं वो आप देखेंगे कि ये जो सप्लाई कर्व आपका जा रहा है इसमें किस तरह से चेंजेस आते हैं, वो सब चीजें अपन देखेंगे। एक होता है शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, ये से अलग है। शिफ्ट इन, ये तो किसके कारण होता है? प्राइस के कारण। ये होता है अदर देन प्राइस। ये किसके कारण होता है? अदर देन प्राइस। इसीलिए इसको कहते हैं इंक्रीज डिक्रीज।
जबकि इसके जो इंक्रीज डिक्रीज उनको इंक्रीज डिक्रीज नहीं कहते, उनको कहते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन कहलाते हैं जो प्राइस के कारण होते हैं, और जो अदर देन प्राइस के कारण होते हैं उनको हम कहते हैं इंक्रीज और डिक्रीज। इसमें कर्व ही नया बन जाता है, जैसे ये सप्लाई कर्व है। अब यहां सप्लाई आपकी बढ़ जाए, राइट हैंड साइड पे ऐसा हो जाए कि पहले ये S था, अब ये S1 हो गया, या कम हो जाए S2 हो जाए। इसमें प्राइस वही रहती है, प्राइस में चेंज नहीं आता, प्राइस तो एक ही है। सप्लाई कर्व जो है शिफ्ट कर रहे हैं, यह शिफ्ट है, इसको इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। ये इंक्रीज हो गया, ये डिक्रीज हो गया। यहां इंक्रीज डिक्रीज नहीं कहलाते क्योंकि सप्लाई का कर्व एक ही है। इसको कहते हैं मूवमेंट अलॉन्ग द कर्व। आप कर्व के ऊपर मूवमेंट कर रहे हो, पहले आप पॉइंट ए पे थे, फिर आप बी पे पहुंच गए, फिर आप गिर के सी पे पहुंच गए। इसको कहते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। और अदर देन प्राइस के कारण होता है तो उसको बोलते हैं इंक्रीज और डिक्रीज। इनके बारे में डिटेल डिस्कशन विद शेड्यूल विद न्यू डायग्राम आप नोट्स के अंदर देखेंगे। सही है। आगे इलास्टिसिटी आ जाएगी। सर लॉ ऑफ सप्लाई है, उससे ये तो पता लग रहा है कि प्राइस बढ़ने पे सप्लाई बढ़ती है, पर कितनी बढ़ती है, हाउ मच, क्वांटिटी कितनी उसकी, वो हमें वो नहीं बताता। वो हमें कौन बताता है, इलास्टिसिटी। तो जैसे डिमांड की इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है, ऐसे ही सप्लाई की इलास्टिसिटी का भी फॉर्मूला सेम ही है। न्यूमेरिकल भी इसके जो है वो अपन डिस्कस करेंगे आगे। काइंड ऑफ इलास्टिसिटी, जैसे डिमांड में 5 टाइप की इलास्टिसिटी थी, सेम आपके सप्लाई के अंदर भी 5 टाइप की इलास्टिसिटी है। परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इलास्टिक, मोर देन यूनिटरी, लेस देन यूनिटरी और यूनिटरी। 5 टाइप की इलास्टिसिटी जो है वो आप सप्लाई के अंदर भी देखेंगे, जैसा कि आप डिमांड में देते थे। पांचों के डायग्राम विद एग्जांपल जो है, विद शेड्यूल जो है, वो मैं इसमें आपको समझाऊंगा। सही है। और देन लास्ट आपका आएगा इसमें फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सर ये जो इलास्टिसिटी है इसको कौन कौन से फैक्टर जो अफेक्टेड करते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अगर आपको डिमांड का चैप्टर आता है तो इस वाले चैप्टर में आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा वीडियो समझने से पहले आप डिमांड का वीडियो जरूर से देख लीजिएगा। आगे के वीडियो में अपन ये देखेंगे कि इन्हीं सभी के अपन नोट्स लेंगे और नोट्स में से एक एक पॉइंट बारी बारी से विद डेफिनेशन, विद शेड्यूल, विद डायग्राम, सब कुछ जो चीजें हैं वो अपन देखते हैं। सही है। तो चलिए नोट्स में चलते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए। उससे आपको फायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए। उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो YouTube तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, MCQ टेस्ट। MCQ टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा। 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा। BCom के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट
अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा सीए, सीएस और सीएमए के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक है, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे, पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी क्यूटी है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, क्यूटी का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है और यहां आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग हियर। आज जो अपन टॉपिक देख रहे हैं दिस इज सप्लाई, और सप्लाई के लिए देखिए मैं आपको कहूंगा कि यहाँ आपको एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है। डिमांड के अंदर जो है वो हमने एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था, लेकिन सप्लाई में हमें प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, क्योंकि प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि मार्केट में यदि आपकी प्राइसेस बढ़ रही हैं तो आप सप्लाई भी बढ़ा देंगे, और यदि आपकी प्राइसेस कम हो रही हैं तो आप सप्लाई क्या कर देंगे, कम कर देंगे। यानी आप देखेंगे कि इसका जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है, यानी अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं तो सप्लाई भी बढ़ेगी, प्राइसेस कम हो रही हैं तो सप्लाई भी कम होगी, तो इनका जो रिलेशनशिप है ना वो आपका पॉजिटिव है। सप्लाई क्या है, जस्ट डिमांड का उल्टा है। अगर आप डिमांड के टॉपिक आपको आता है तो सप्लाई में फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो सप्लाई रेफर्स टू ए क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, यानी पहले क्वांटिटी होनी चाहिए जो फर्म इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर, जो वो विलिंग भी है और उसके अंदर एबिलिटी भी है इस बात के लिए, फॉर सेल इन द मार्केट एट ए गिवन प्राइस, कोई प्राइस गिवन होनी चाहिए ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये सारे कंटेंट अगर उसके अंदर हैं तो फिर वो सप्लाई है, सही है। तो डेफिनेशन जो इसमें 4 एसेंशियल हो गए, कोई क्वांटिटी होनी चाहिए, एबिलिटीज एंड विलिंगनेस होनी चाहिए, प्राइस ऑफ द कमोडिटी होनी चाहिए, और पीरियड ऑफ टाइम भी आपका होना चाहिए, सही है। टाइप ऑफ सप्लाई वही 2 टाइप की जैसे डिमांड थी, इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई जो है वो एक फर्म की आपको इंडिविजुअलिटी दे रही है कि एक फर्म जो है इंडिविजुअली क्या सप्लाई करती है, और मार्केट जो है वो ऑल द फर्म्स को ले लेती है कि ऑल द फर्म जो है वो गिवन प्राइसेस पे और गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कितनी क्वांटिटी जो है वो सप्लाई करने के लिए तैयार है, ठीक है। सप्लाई और स्टॉक में क्या फर्क है, इस चीज को जो है वो अपन को समझना पड़ेगा। मान लेते हैं एक फर्म है, उसके पास स्टॉक में पड़ी हैं 1000 क्वांटिटी, और वो मार्केट के अंदर जो है वो देना चाहता है 800 क्वांटिटी की ऑफर वो कर रहा है कि इतनी क्वांटिटी हम मार्केट में ऑफर कर रहे हैं, तो ये जो है ये कहलाएगी सप्लाई, और ये जो उसके पास स्टॉक में है वो आपका क्या कहलाएगा, स्टॉक। तो स्टॉक का वो पार्ट जो एक फर्म जो है मार्केट में ऑफर कर रही है बेचने के लिए, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। तो सप्लाई एंड स्टॉक आर 2 डिफरेंट पार्ट्स। तो ये हो गया अपना सप्लाई और स्टॉक का डिफरेंस। आगे चलते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। सर सप्लाई कैसे तय होती है, इसके लिए देखो जैसे डिमांड के कंटेंट थे वैसे ही सप्लाई के भी कंटेंट आएंगे। सबसे पहले होता है प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, जिसे हम कहते हैं PX, सही है। मैंने आपको बताया भी था कि यदि किसी चीज की प्राइस बढ़ती है तो उसकी सप्लाई भी बढ़ती है, और यदि उसकी प्राइस कम हो जाती है तो आपकी सप्लाई भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखो प्राइस बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगी तो आप ये सोचोगे अब तो इस बिजनेस में आपको इंटरेस्ट आएगा, तो आपकी सप्लाई अपने आप बढ़ जाएगी। और यदि कहीं प्राइस कम हो गई तो आपका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, और जब प्रॉफिट कम होगा तो आपकी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ अदर गुड्स में बेसिकली आप जो देखते हैं वो देखते हैं सब्स्टिट्यूट गुड देख लेते हैं और या कॉम्प्लीमेंट्री गुड देख लेते हैं। तो इसके लिए भी आपको देखना पड़ेगा, जैसे अपन देखें कि टी और कॉफी का एग्जांपल अपन ले लेते हैं। ये टी है और एक कॉफी है। मान लो कॉफी की प्राइस बढ़ गई, कॉफी की प्राइस बढ़ गई। अब कॉफी की प्राइस जैसे ही बढ़ गई तो लोग कॉफी पीना कम कर देंगे, और कॉफी पीना कम करके वो क्या पीना चालू कर देंगे, टी। तो टी की डिमांड जो है वो तुरंत ही बढ़ जाएगी, सही है। अच्छा
जैसे कॉफी है, कॉफी की प्राइस बढ़ गई तो कॉफी का जो सप्लायर है वो कॉफी की सप्लाई ज्यादा करना लग जाएगा। और अगर आप टी का काम कर रहे हैं तो आप भी कहेंगे यार अब तो कॉफी की प्राइस बढ़ गई, कॉफी के बिजनेस में जो है ज्यादा प्रॉफिट है, तो आपका अट्रैक्शन भी कॉफी की तरफ जाने लग जाएगा। नेक्स्ट अपन लेते हैं प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो आपके प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं उनकी प्राइसिंग जो है वो कैसे अफेक्ट करती है, इसके लिए अपन देखते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि आपका जो आप पहले गुलाब जामुन जो है वो आप बेचते थे और उसकी जो सेलिंग प्राइस थी वो थी आपकी 15, ठीक है। उसकी जो कॉस्ट आपको पड़ रही थी वो अब तक पड़ रही थी आपको 10 रुपीज की। एक गुलाब जामुन आप 15 में बेचते थे, कॉस्ट थी आपकी 10 की, तो आप प्रॉफिट कितना कमा रहे थे? प्रॉफिट आप कमा रहे थे 5 रुपए, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपकी फैक्टर की कॉस्ट जो है वो 10 की बजाय कितनी हो गई? 12 हो गई। सेलिंग प्राइस हुई है 15, कॉस्ट बढ़ के 12 हो गई। कॉस्ट बढ़ने से आपका प्रॉफिट कम हो गया, क्योंकि 15 माइनस 12 अब आपका प्रॉफिट कितना है? 3। तो आपने देखा कि अगर कॉस्ट की प्राइस बढ़ जाएगी तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, और जब आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि आपका इस बिजनेस में इंटरेस्ट कम हो जाएगा और आप इसकी सप्लाई क्या कर देंगे? कम। तो यदि कॉस्ट बढ़ती है तो प्रॉफिट कम होता है, और प्रॉफिट कम होता है तो सप्लाई भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सही है। आगे देखते हैं स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की अगर अपन देखें तो टेक्नोलॉजिकल चेंज कैसे होते हैं इसको भी जरा सा समझें अपन। देखो, जैसे आपने नई मशीनें ले ली, यानी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई। टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई तो आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपकी पर यूनिट की कॉस्टिंग कम हो जाएगी, तो कॉस्ट कम हो जाएगी। कॉस्ट कम हो जाएगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो आपकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। सही है। उल्टा सोच लेते हैं, अगर आपकी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई तो आपका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कम होने से आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और प्रॉफिट कम हो जाएगा तो आपका बिजनेस में इंटरेस्ट कम हो जाएगा, आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यानी टेक्नोलॉजी भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसके अंदर अदा करती है। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी। गवर्नमेंट ने यदि टैक्सेस बढ़ा दिए, जैसे मैं टैक्सेस से समझाता हूं, देखो, गवर्नमेंट ने यदि टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया तो आपका प्रॉफिट क्या होगा? आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, और प्रॉफिट कम हो जाएगा तो आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, आपका सप्लाई अपने आप ही कम हो जाएगा। और यही गवर्नमेंट ने अगर टैक्स कम कर दिया तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो आपका बिजनेस में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, तो आपकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। तो हर जो चीज है उसका रूल है वो अलग अलग चलता है। सही है। आगे चले अपन। डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट सप्लाई। ये तो था इंडिविजुअल सप्लाई, ये इंडिविजुअल सप्लाई के कंटेंट थे। अब आ गया मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई की बात करें तो इसमें वो पहले वाले 5 कंटेंट तो यहां तक गवर्नमेंट पॉलिसी वाले, इंडिविजुअल वाले ही हैं। आगे 3 ये और जुड़ गए। क्या क्या? नंबर ऑफ फर्म इन द मार्केट। मार्केट में फर्म्स ज्यादा होंगी, नंबर ऑफ प्लेयर्स ज्यादा होंगे तो सप्लाई अपने आप ही ज्यादा होगी, और नंबर ऑफ प्लेयर कम हो जाएंगे तो सप्लाई कम हो जाएगी। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी बहुत बड़ा जो असर है वो इसके ऊपर डालती है। कैसे? मान लो कोई शेयर है जिसको आपने 10 रुपए में आप 100 शेयर बेचने को तैयार थे। अब उसकी प्राइस 12 हो गई, ठीक है, तो आपको तो फायदा हो रहा है, आपको तो बेच देना चाहिए। लेकिन किसी ने आपको एक लीड दी है कि सर ये तो शेयर जो है वो आगे जाके 20 रुपए का होने वाला है, तो अब प्राइस तो बढ़ गया, 10 से 12 हो गया, लेकिन अभी भी आप इसको नहीं बेचोगे, क्योंकि आपको पता है कि इन फ्यूचर इसकी प्राइस कितनी होने वाली है? 20 होने वाली है। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन जो है ये आपको फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, ये वाली एक्सपेक्टेशन जो है ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, तो ये भी आपकी सप्लाई पे असर डालती है। ठीक है। ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ऑब्वियस है कि आज की डेट में राजस्थान से माल अगर आपको पंजाब भेजना है, महाराष्ट्र भेजना है, बड़ा आसान हो गया। तो ऑब्वियस है अगर जहां मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अच्छी क्वालिटी में होते हैं देन आपके लिए काम करना आसान हो जाता है, सप्लाई बढ़ाना आसान हो जाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है सप्लाई फंक्शन। सर सप्लाई फंक्शन किसको कहते हैं? सप्लाई फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप, वर्ड याद कर लो, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी एंड ए फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट। कौन से फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उस पर उसकी क्वांटिटी सप्लाइड का क्या फर्क पड़ रहा है। ये भी 2 टाइप का होता है। नंबर 1 इंडिविजुअल, नेक्स्ट पेज पे अपन देखेंगे मार्केट। इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन किसको कहते हैं? सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी
डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करती है? एफ का मतलब फंक्शन, फंक्शन का मतलब अप डाउन, फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी और आपका टैक्सेस आपका और आपका गवर्नमेंट पॉलिसी, इन सब पर जो है ये आपका इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन जो है वो डिपेंड करता है। इसमें फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड, ये वर्ड जो है अपनी डेफिनेशन में जरूर लिख दीजिएगा, अदरवाइज आपके नंबर कट जाएंगे। ये था इंडिविजुअल। अब आ गया मार्केट सप्लाई फंक्शन। मार्केट सप्लाई फंक्शन में भी यही है, रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट सप्लाई एंड फैक्टर अफेक्टिंग द मार्केट सप्लाई। इसमें ये पहले वाले कंटेंट तो सारे कॉमन है, नए जुड़ गए नंबर ऑफ फर्म, एन फॉर नंबर ऑफ फर्म, एफ का मतलब है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन और एम का मतलब है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये और जुड़ गए आपके। सप्लाई शेड्यूल किसको कहते हैं? सर सप्लाई शेड्यूल कहते हैं, ये सप्लाई शेड्यूल है। इट इज ए टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग द वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। टेबुलर स्टेटमेंट देखो टेबल के तौर पर है, वेरियस क्वांटिटी बताता है, बीइंग सप्लाइड एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइसेस, वेरियस लेवल ऑफ प्राइसेस भी बता रहा है, क्वांटिटी भी बता रहा है, ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे। सप्लाई शेड्यूल भी दो टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल और मार्केट। ये कंटेंट में जो है ना आपको अपनी डेफिनेशन में ये टेबुलर स्टेटमेंट, वेरियस क्वांटिटी, वेरियस लेवल ऑफ प्राइसेस, गिवन पीरियड, ये जरूर लिखने हैं। अगर आप ये नहीं लिखेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल किसको कहते हैं? जब किसी एक जने की इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल रेफर टू ए टेबुलर स्टेटमेंट, और ये केवल एक फर्म का है ना, एक फर्म के इंडिविजुअल सप्लाई है। तो और एक ही फर्म के बाद मार्केट सप्लाई शेड्यूल में क्या होता है, फर्म ए भी आ गई सप्लाई और सप्लाई ऑफ फर्म बी भी आ गई, उनका टोटल कर दिया तो क्या बन गया? मार्केट। ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है, लेकिन ये क्या हो गया? ये मार्केट है। ओके, मार्केट का मतलब है इंडिविजुअल का टोटल। सही है, तो ये था आपका फंक्शनल रिलेशनशिप। आगे चलें। सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व रेफर्स टू ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? सप्लाई शेड्यूल, जो अपन ने पिछले पेज पे सीखा, इंडिकेटिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप किसमें? प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड द क्वांटिटी सप्लाइड। ये की वर्ड्स हैं जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये लिखने बहुत बहुत जरूरी है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल and indicating the positive relationship between price of commodity and quantity supplied। ये भी दो टाइप का होता है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व। अब देखो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप बता रहा है आपको क्या, कि जब प्राइस 1 रुपए थी क्वांटिटी 5 थी, जब प्राइस बढ़ के 2 हो गई तो क्वांटिटी 10 हो गई, जब प्राइस बढ़ के 3 हो गई तो क्वांटिटी 15 हो गई, जब प्राइस 4 हो गई तो 25 हो गई तो 25। ये आपके सारे कर्व मिला दिए, ये आपका क्या बन गया? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। और ये इंडिविजुअल था, ये इंडिविजुअल था, दोनों को टोटल कर दिया तो ये आपका क्या बन गया? ये मार्केट सप्लाई कर्व बन गया। ये वाला जो था ये आपका इंडिविजुअल था और ये क्या बन गया? फ्लैटर है, ये थोड़ा सा मार्केट कर्व। मार्केट कर्व हमेशा थोड़ा सा फ्लैटर ही होता है ड्यू टू मोर क्वांटिटी, है ना। इसमें क्वांटिटी कम होती है, इसमें क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो ये हो गया आपका मार्केट सप्लाई कर्व।